Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, how are you all? Hoping all of you are safe and sound. Well beta, let us start our today's lecture. Or you know that we are doing grammar work, we are solving translation passages from your notebook, unique notes these days. And we have done almost 3 paragraphs so far, and rest of the work is to be continued इंशाल्लाह इन दिस लेक्चर। तो बेटी आपका ग्रामर वर्क जो है वो आपको करवाया जा रहा है। ग्रामर में हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन पैसेज कर रहे हैं। ट्रांसलेशन पैसेज जो है वो आपको जनरली अनसीन पैसेज आता है बोर्ड में, और कितने मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का होता है। और हमारे पास जितने भी पैराग्राफ हमारे नोटबुक्स में, हमारी यूनिक नोट्स में मौजूद हैं, वो अनसीन पैराग्राफ हैं। और उनमें से बहुत से पैराग्राफ ऐसे भी हैं जो लाहौर बोर्ड में या बाकी बोर्ड्स में आ चुके हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस किस्म के पैराग्राफ जो है वो सिलेक्ट होते हैं। तो बेटी आपको टेंसेस करवाए गए और थोड़ी सी बात आपसे की गई ग्रामर के हवाले से, ताकि आपको पता चल सके कि ट्रांसलेशन बेस्ट जो है वो किस तरह से की जा सकती है। तो हम लोग 3 पैराग्राफ जो हैं वो कर चुके हैं ऑलमोस्ट अपने यूनिक नोट्स से, अनसीन पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस कर चुके हैं। और जो 3rd पैराग्राफ है वो भी कंटिन्यूड था, तो आपका लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया था। और उस पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है उसे आज हम लोग कर लेते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट भी इसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारे पास आ रहा है ट्रांसलेशन पैसेज नंबर 3, और नंबर 3 में भी हम लोगों ने ज़्यादातर पैराग्राफ जो है उसकी ज़्यादा हिस्से की ट्रांसलेशन कर ली है। सिर्फ लास्ट लाइंस रहती हैं, उसको नोट्स में से देख लेते हैं। आपके पास ये पेज नंबर 281 पे ये ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स मौजूद हैं। तो बेटे घर में ख़ुद भी प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ भी समझने की कोशिश करें। जी बेटी, आपके पास सेंटेंस आता है कि ये हमने लास्ट सेंटेंस किया था कि जब कांग्रेस वजूद में आई तो उन्होंने हालात का जायज़ा लिया। ये मैंने आपको तफसील से बोर्ड पे सब चीज़ बताई कि व्हेन कांग्रेस केम इनटू बीइंग इट एनालाइज्ड द सिचुएशन। ठीक है, अब जो हमें आज करना है वो ये है, और मुसलमानों को मशवरा दिया। ये मशवरा कौन दे रहा है? सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से, उनकी तालीमी खिदमात के हवाले से बातचीत हो रही है। तो हम देखते हैं, उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया। तो बेटा मशवरा देना क्या होता है? एडवाइस करना, एडवाइस। और यहाँ दिया पास इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो एडवाइस्ड आ जाएगा। हम रेकमेंड भी हो सकता है, सजेस्ट भी हो सकता है। सजेस्ट और रेकमेंड उस वक्त इस्तेमाल करते हैं व्हेन दैट इज़ एंटायरली अप टू अस वेदर वी एक्सेप्ट दैट ऑफर और नॉट। एडवाइस क्या होगा? एडवाइस बहुत ही एक मुखलिसाना किस्म का मशवरा और नसीहत होती है। तो सर सैयद क्या मशवरा दे रहे हैं, क्या एडवाइस कर रहे हैं? ही एडवाइज्ड। और जब किसी कम्युनिटी का हवाला है तो दी आर्टिकल इस्तेमाल किया जाता है। तो ही एडवाइज्ड द मुस्लिम्स, उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया। एडवाइस्ड क्यों आया? दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एक्टिव वॉइस है। ठीक है जी, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट है आपका। जी बेटा, नेक्स्ट आपके पास आता है कि इस सियासी जमात से अलग रहें, कि इस सियासी जमात से अलग रहें। जी, सियासी जमात क्या होगा बेटा? पॉलिटिकल पार्टी। अलग रहना होता है। अलग रहना क्या होगा बेटा? नॉट टू ज्वाइन भी लिख सकते हैं, नॉट टू ज्वाइन भी हम कह सकते हैं, या फिर टू कीप अवे, दूर रहना, टू कीप अवे। ठीक है जी। तो अभी ये सेंटेंस आपका कंटिन्यूड है, अभी जारी है। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि इस सियासी जमात से अलग रहें। ही एडवाइज द मुस्लिम्स टू क्या मशवरा दिया है? टू कीप देमसेल्व्स अवे, टू कीप देमसेल्व्स अवे। किससे अलग रहना है? फ्रॉम दिस पॉलिटिकल पार्टी,
from this political party. देखिए बेटे, मैंने लिखा एंड एडवाइस द मुस्लिम्स टू कीप दैम सेल्व्स अवे, कीप अवे दूर रहना, अलग रहना, किससे? फ्रॉम दिस पॉलिटिकल पार्टी, फुल स्टॉप। बल्कि ये भी लाइन कंटिन्यूड है उर्दू की। तो बेटे यहाँ पर टू कीप दैम सेल्व्स अवे फ्रॉम दिस पॉलिटिकल पार्टी भी लिखा जा सकता है। हम ये भी लिख सकते हैं यहाँ ही एडवाइज द मुस्लिम्स, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं नॉट टू ज्वाइन दिस पॉलिटिकल पार्टी। तो ये आपको सेम मीनिंग कन्वे हो रहे हैं। ठीक हो गया बेटे? आपके पास मल्टीपल चॉइस होती है वोकैबुलरी के हवाले से, ठीक है। टेंस के अंदर रहते रहते आपने उन वर्ड्स को आप चेंज कर सकते हो, ले सकते हो। अच्छा जी, मज़ीद क्या कहा है जी? उन्होंने कहा और इसके मुतालबात की तायीद ना करें, यानी यहाँ और के साथ है, और इसके मुतालबात की तायीद ना करें। बेटे मुतालिबात क्या होता है? डिमांड्स। और तायीद करना क्या होता है? टू सपोर्ट, तायीद करना, ठीक है, किसी चीज़ की तायीद करना। तो अभी ये लाइन आपकी कंटिन्यूड है, जारी है। ही एडवाइज द मुस्लिम्स not to join this political party or to keep themselves away from this political party, और इसके मुतालबात की तायीद ना करें, and not to support its demands, and not to support its demands, और इसके मुतालबात की तायीद ना करें। पूरा एक सेंटेंस आपके पास आ गया बेटे। ये आपने पैराग्राफ जो है कंप्लीट कर लिया। इसके लास्ट सेंटेंस जो रह गया था वो मैंने अभी करवा दिया कि उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया, ही एडवाइज द मुस्लिम्स, कि सियासी जमात से अलग रहें, टू कीप दैम सेल्व्स अवे फ्राम दिस पॉलिटिकल पार्टी, या फिर लिख सकते हैं नॉट टू ज्वाइन, ना ज्वाइन करें, ना शामिल हों, अलग रहें, नॉट टू ज्वाइन दिस पॉलिटिकल पार्टी। आगे क्या है? और इसके मुतालबात की तायीद ना करे, फुल स्टॉप आ गया, सारा पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। एंड नॉट टू सपोर्ट इट्स डिमांड्स। बेटा टू जो है वो आपको पता है इन्फिनिटिव है, और इसके साथ आने वाली फॉर्म जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही होता है, नॉट टू ज्वाइन। हालांकि ये पास्ट टेंस था आपके पास, लेकिन टू इन्फिनिटिव है और टू के साथ हमेशा क्या आता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। ठीक है जी, इसको मैं अरेज करती हूँ यहाँ से, और हम चलते हैं अब नेक्स्ट पैसेज की जानिब। और नेक्स्ट पैसेज आपका क्या है? पैसेज नंबर 4। जी देख लेते हैं पैसेज नंबर 4 को। पैसेज नंबर 4, पैसेज नंबर 4, लेट्स सी व्हाट्स दैट। जी बेटे पैसेज नंबर 4 आपके पास आ रहा है कि देखने में तो मैं एक मीनार हूँ, देखने में तो मैं एक मीनार हूँ। देखने में क्या होता है? apparently, seemingly, बज़ाहिर, देखने में, obviously, seemingly, apparently, मैं एक मीनार हूँ। सिंपल इज़ एम आर का इस्तेमाल है, इसमें हमें टेंस नज़र नहीं आ रहा। इसमें सिंपल देखिए, आपने 9th 10th में एक्सरसाइजेस की, जब टेंस किए उससे पहले आपको ये करवाया गया था यूज़ ऑफ इज़ एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड। ठीक है बेटे, तो ये ऐसे ही एक इज़ एम आर के साथ एक जुमला है। मैं के साथ आपने एम ही लिखना है, और आई एम, ठीक है, यहाँ आ जाएगा एम। और मीनारेट होता है मीनार, मीनारेट। तो देखने में तो मैं एक मीनार हूँ, तो हम लिखते हैं apparently, seemingly, I am a minaret,
फाइन। आगे जुमला आपके पास आता है, लेकिन हकीकत में मेरे अंदर पाकिस्तान की पूरी तारीख छुपी हुई है। लेकिन ये अभी कंटिन्यू है जुमला, लेकिन हकीकत में मेरे अंदर पाकिस्तान की पूरी तारीख छुपी हुई है। फिर इज एम आर है, इज एम आर और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगा, क्योंकि इसमें वर्ब भी मौजूद है, हाइड। ठीक है। हकीकत में, इनफैक्ट, हकीकत में क्या होगा, इनफैक्ट। और पाकिस्तान की पूरी तारीख क्या होगा, द होल हिस्ट्री, द होल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, द होल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हकीकत में, इनफैक्ट, इनफैक्ट मेरे अंदर, इन मी, पाकिस्तान की पूरी तारीख, द होल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और छुपा होना होता है हाइड, और यहाँ पर इज एम आर है और इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म इज हिडन इन मी। तो हम लोग क्या करेंगे इसकी ट्रांसलेशन, हकीकत में मेरे अंदर पाकिस्तान की पूरी तारीख छुपी हुई है। तो हम लिखते हैं, ठीक है बेटे, यहाँ से आपने इसको कंटिन्यू करना है। लेकिन, जी बेटे, लेकिन से हम लोग लेके चल रहे हैं बट इन फैक्ट the whole history of Pakistan, but in fact the whole history of Pakistan is hidden in me. But in fact, वहाँ लिख दिया, आपको सारा टेंस भी बता दिया, इस एम आर का इस्तेमाल है, इसके साथ थर्ड फॉर्म है। तो बट इन फैक्ट द होल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज हिडन इन मी। अपेरेंटली आई एम ए minaret, but in fact the whole history of Pakistan is hidden in me। जी बेटे, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इसको मैं अरेज कर देती हूँ, नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसके लिए जगह बनाते हैं। जी बेटे, आपको ये समझ में आ गया होगा। ट्रांसलेशन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, अगर उसको तवज्जो से करें, आप उसके टेंस का ख्याल रखें, उसकी वोकैबुलरी जो है उसको पॉइंट आउट करें, उसको जहन में लाएं, तो आप आसानी से उसका कन्वर्शन कर सकते हो। जी बेटे, आगे आपके पास आता है, मैं जहाँ खड़ा हूँ ठीक उसी जगह, मैं जहाँ खड़ा हूँ ठीक उसी जगह, मैं जहाँ खड़ा हूँ ठीक उसी जगह 23 मार्च 1940 को बहुत से मुसलमान रहनुमा, 23 मार्च 1940 को बहुत से रहनुमा एक बड़ा फैसला करने के लिए जमा हुए, एक बड़ा फैसला करने के लिए जमा हुए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब फिर आपके पास आएगी, हुए जमा हुए। मैं जहाँ खड़ा हूँ, वेयर आई स्टैंड, मैं जहाँ खड़ा हूँ ठीक उसी जगह, एग्जैक्टली at the same place, exactly at the same place। फिर है 23 मार्च 1940, ये ऐसे होगा 23 मार्च 1940, बहुत से रहनुमा, मैनी लीडर्स एक बड़ा फैसला करने के लिए जमा हुए। गैदर होगा जमा होना, टू गैदर, लेकिन यहाँ पर गैदर्ड आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, गैदर। और बड़ा फैसला करना क्या होगा, टू टेक अ बिग डिसीजन,
बिग डिसीजन। तो बेटे हम क्या करेंगे, आपकी जो डेट है उसको स्टार्ट में लिखते हैं, ऑन 23 मार्च 1940। फिर क्या है, बहुत से रहनुमा जमा हुए, आपका सब्जेक्ट आ गया, आपका वर्ब आ गया, SVO आपका मेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऑन 23 मार्च 1940 मैनी लीडर्स, क्या है, मुसलमान रहनुमा तो नहीं लिखा हुआ, एक नज़र देख लेते हैं। बहुत से मुसलमान रहनुमा है, बहुत से मुसलमान रहनुमा, तो आप यहाँ लिखेंगे मैनी मुस्लिम लीडर्स, मैनी मुस्लिम लीडर्स, ये सब्जेक्ट आ गया, और वर्ब क्या होगा, गैदर, और पास्ट इंडेफिनिट है तो गैदर। मैनी मुस्लिम लीडर्स गैदर्ड exactly at the same place where I stand today। ठीक है जी, ट्रांसलेशन देख लीजिएगा, मीनिंग मैंने आपको बता दिया, टेंस आपको बता दिया उसमें। और ऑन 23 मार्च, 23 मार्च लिख सकते हैं, 23 मार्च भी लिख सकते हैं। ऑन 23 मार्च मैनी मुस्लिम लीडर्स गैदर्ड सब्जेक्ट वर्ब exactly at the same place where I stand today। ठीक उसी जगह पर मैं खड़ा हूँ जहाँ इस पर्टिकुलर डेट को बहुत से मुसलमान, इसमें यस ये भी तो हमें लिखना है, एक मुसलमान एक बड़ा फैसला करने के लिए, तो एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस मैनी मुस्लिम्स गैदर्ड टू टेक अ बिग डिसीजंस। इसको मैं, क्योंकि एक लंबा सेंटेंस है तो इसकी आपको पूरे सेंटेंस को ही ट्रांसलेट करना है। मैं यहाँ लिखती हूँ, मैनी मुस्लिम लीडर्स गैदर्ड टू टेक a big decision, to take a big decision exactly at the same place where I stand today। अब इसका पूरा तर्जुमा जो है वो मुकम्मल हो गया, इंग्लिश में कन्वर्जन हो गया, ठीक है। किस लिए इकट्ठे हुए थे वो पर्पज़ इसमें आपने लिखना था कि ऑन 23 मार्च 1940 मैनी मुस्लिम लीडर्स गैदर्ड टू टेक अ बिग डिसीजन एग्जैक्टली एट द सेम प्लेस वेयर आई स्टैंड टुडे। ठीक है बेटे, ये आपका ये सेंटेंस जो हुआ वो मुकम्मल हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं जी बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसको कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट सेंटेंस जी, इसको मैं इरेज कर रही हूँ और इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस आपके पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है जी आपके पास कि वो गुलामी की ज़िंदगी से तंग आ चुके थे, वो गुलामी की ज़िंदगी से तंग आ चुके थे, तंग पड़ चुके थे, तंग आ चुके थे। पास्ट टेंस फिर आपके पास आ गया। गुलामी की ज़िंदगी क्या होगा और तंग पड़ना क्या होगा? गुलामी की ज़िंदगी लाइफ ऑफ स्लेवरी, लाइफ ऑफ स्लेवरी। और तंग आ जाना क्या होता है? फेड अप ऑफ, फेड अप ऑफ, टायर्ड ऑफ, टायर्ड ऑफ, क्योंकि पास्ट टेंस है, वर थे। ठीक है, तो क्या आएगा? दे वर फेड अप ऑफ, they were tired of, they were tired of the life of slavery, they were tired of the life of slavery। जी बेटे, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। और अपने मुल्क को अंग्रेज़ के तसल्लुत से आज़ाद करवाना चाहते थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और अपने मुल्क को अंग्रेज़ के तसल्लुत
से आज़ाद करवाना चाहते थे। पास इंडेफिनिट टेंस आ गया आपके पास, पास इंडेफिनिट टेंस। और क्या वर्ब है? वॉन्ट, चाहना। तो हम वॉन्ट की सेकंड फॉर्म कर लेंगे वॉन्टेड। और आज़ाद करवाना क्या होता है? दे वॉन्टेड टू लिबरेट, वॉन्टेड टू लिबरेट। टू लिबरेट का मतलब क्या होगा? आज़ाद करवाना, आज़ाद करवाना। और अंग्रेज़ का तसल्लुत क्या होगा? इंग्लिश रूल। आप क्या कहेंगे? ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल भी इसको कहते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं ब्रिटिश रूल। और अपने मुल्क को टू देयर कंट्री, तो क्या आ जाएगा? दे वॉन्टेड टू लिबरेट देयर कंट्री। और किससे आज़ाद करवाना है? फ्रॉम ब्रिटिश रूल। तो यहाँ लिख देते हैं दे वॉन्टेड टू लिबरेट their country, they wanted to liberate their country from British rule, from British rule, they wanted to liberate their country from British rule। ठीक है बेटे, ये आपके नेक्स्ट सेंटेंस भी मुकम्मल हुए इस पैराग्राफ के। आगे हम देख लेते हैं, आगे मज़ीद जो है सेंटेंसेस उन्हें देखते हैं, उसका टेंस देखते हैं और वोकैबुलरी देख लेते हैं। आपका फ़ौरन ध्यान जो टेंस की जानिब जाना चाहिए और वोकैबुलरी की जानिब जब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो। जी बेटे, आपके पास नेक्स्ट इसी का सेंटेंस आता है कि 1947 में पाकिस्तान बनने पर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई। 1947 में पाकिस्तान बनने पर सबसे ज़्यादा खुशी मुझे हुई। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है। तो पाकिस्तान कब बना? 1947 में। और बनना क्या होगा? केम इनटू बीइंग, केम इनटू एग्जिस्टेंस, केम इनटू बीइंग। तो क्या हम लिखेंगे? दो क्लॉजेज आ गई, पाकिस्तान बनना और फिर मुझे ज़्यादा खुशी महसूस होना। अब बहुत ज़्यादा खुशी हुई, आई वाज मच प्लीज्ड। मच प्लीज का मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, खुशी हुई तो आई वॉज। तो हम क्या लिखेंगे कि व्हेन पाकिस्तान केम इनटू एक्सिस्टेंस, व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग in 1947, I was much pleased। ठीक है, when Pakistan came into existence in 1947, तो I got much pleasure, I was much pleased कि मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई। या और I got much pleasure। ठीक हो गया जी बेटे। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिएगा, अगरचे उस वक्त मेरी हैसियत ज़मीन के एक टुकड़े से ज़्यादा न थी। अगरचे ऑल्दो, अगरचे उस वक्त मेरी हैसियत ज़मीन के एक टुकड़े से ज़्यादा ना थी। अगरचे उस वक्त मेरी हैसियत ज़मीन के एक टुकड़े से ज़्यादा ना थी, लेकिन फिर भी बहुत खुश था। लेकिन फिर भी बहुत खुश था, ये लास्ट लाइन है बेटे, इसको करते हैं। लेकिन फिर भी बहुत खुश था, लेकिन फिर भी बहुत खुश था। बेटे ऑल्दो के साथ आप शुरू करेंगे, ऑल्दो, और इसमें दो क्लॉजेस हैं, लेकिन भी तो आ गया ना, इसमें दो क्लॉजेस हैं। एक हिस्सा सेंटेंस का है, अगरचे उस वक्त मेरी हैसियत ज़मीन के एक टुकड़े से ज़्यादा ना थी, लेकिन फिर भी बहुत खुश था। देखिए बेटे, अगरचे ऑल्दो, और इसके साथ जो सेकंड कंजंक्शन आएगा ऑल्दो के साथ पेयर बनता है येट। ऑल्दो और येट का पेयर बनता है इंग्लिश में, जैसे सच और एस का बनता है। ठीक है, तो ये पेयर साथ साथ जो आते हैं आपके पढ़ने के दौरान इसको नोट करते जाए। अगरचे उस वक्त, ऑल्दो दैट टाइम, मेरी हैसियत ज़मीन के एक टुकड़े से ज़्यादा ना थी।
थी, वॉज, आई वॉज नो मोर देन अ, और ज़मीन का एक टुकड़ा क्या होगा, पीस ऑफ लैंड, आई वॉज नो मोर, थी, वॉज, आई वॉज नो मोर देन अ पीस ऑफ लैंड। लेकिन फिर भी बहुत खुश था, येट आई वॉज, बहुत खुश था, आई वॉज द हैप्पीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ऑल, के बहुत ज़्यादा खुश था, इन सबसे ज़्यादा खुश था मैं। तो आप लिखेंगे ऑल्दो आई वॉज नो मोर, कि मेरी हैसियत नहीं थी, आई वॉज नो मोर देन अ पीस ऑफ लैंड, देन अ पीस ऑफ लैंड, कि ज़मीन के एक टुकड़े से, नो मोर हैसियत का ना होना, बढ़ के देन कंपैरिजन कर रहा है। तो आई वॉज नो मोर देन अ पीस ऑफ लैंड, येट, फिर भी मैं बहुत खुश था, येट आई वॉज द हैप्पीएस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ दी भी लगाएगा, द हैप्पीएस्ट, और चूँकि सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट का मतलब ये है सुपरलेटिव डिग्री कि वो एक्सीडिंगली ही वॉज ओवरजॉयड। तो यहाँ पर आप ऑफ ऑल भी लिखेंगे कि सबके साथ कंपेयर किया तो ये सुपरलेटिव डिग्री लगी कि सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा हूँ। तो मीनार क्या कह रहा है कि ऑल्दो, बेटे यहाँ से पढ़ते हैं, व्हेन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग इन 1947 आई वाज मच प्लीज्ड, या फिर और आई गॉट मच प्लेजर। फिर है ऑल्दो आई वॉज नो मोर देन अ पीस ऑफ लैंड, येट आई वॉज द हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल। येट और ऑल्दो का पेयर आपको इस जुमले में मिल गए, ठीक है। ये पेयर आपने याद रखना है, जहाँ ऑल्दो है वहाँ सेकंड जो क्लॉज है उसके लिए कंजंक्शन क्या है, येट है, ठीक है बेटे। ये आपका पैराग्राफ नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हुआ। पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं आज, क्योंकि बेटे हमें टेक्स्ट भी पढ़ना है, टेक्स्ट के साथ साथ साइमल्टेनियसली अपनी ग्रामर की चीज़ों को भी कंप्लीट करना है। तो लिहाजा आप अभी पेयर ऑफ वर्ड्स कर रहे हो आजकल, उसके साथ साथ आपका सिलसिला चल रहा है ट्रांसलेशन का, क्योंकि ट्रांसलेशन भी बहरहाल बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी हमें साथ साथ कवर करना है। तो आपका पैराग्राफ नंबर 5 है और पैराग्राफ नंबर 5 में देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है जी। कायदे-ए-आज़म का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान की कारनामा तख्लीक़ पाकिस्तान था। लिखते हैं जी, कायदे-ए-आज़म का सबसे बड़ा कारनामा तख्लीक़ पाकिस्तान था क्या कह रहे हैं, वॉज, सिंपल वॉज वर्ड का इस्तेमाल इसमें आपको नज़र आ रहा है। तो सबसे बड़ा कारनामा क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री, द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, और कारनामा क्या होगा, अचीवमेंट, अचीवमेंट को कारनामा कहा जाएगा। और तख्लीक़ पाकिस्तान, पाकिस्तान का क़याम, पाकिस्तान की तख्लीक़, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो विच वॉज द बिगेस्ट, व्हाट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट, व्हाट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑफ कायदे-ए-आज़म। तो हम क्या लिखते हैं कि द बिगेस्ट अचीवमेंट, वोकैबुलरी आपने लिखी, वॉज वर्ड का इस्तेमाल है, द बिगेस्ट achievement of Qaid-e-Azam was the creation of Pakistan. द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ कायदे-ए-आज़म वॉज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कि कायदे-ए-आज़म का सबसे बड़ा कारनामा क्या था, दैट वाज क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और था ये टेंस नहीं, ये सिंपल वॉज वर्ड का इस्तेमाल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। जी बेटा, उनकी शख्सियत के कई पहलू थे। बेटा यहाँ पर लिखा हुआ पहलू थे, इट मीन्स उनके एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी क्वालिटीज़ हैं, वो कुछ क्वालिटीज़ पोजेस कर रहे हैं। तो जब पोजेस कर रहे हैं तो हैड का इस्तेमाल किया जाएगा, हैव, हैज़, हैव, हैड का इस्तेमाल किया जाता है। और चूँकि ये पास में
पास्ट टेंस में है तो इसमें पोजेशन शो हो रहा है, ऑनरशिप शो हो रही है, तो हम हैड लिखेंगे कि ही हैड। और क्या है, क्या रखते थे वो, मैनी साइडेड, कई पहलू होना, मैनी साइडेड, मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी। तो उनकी शख्सियत के कई पहलू थे, यानी वो रखते थे, पोजेस करते थे, और उसके लिए हमें हैड इस्तेमाल करने पड़ेगा पोजेशन को शो करने के लिए। तो ही हैड अ मैनी साइडेड, आ पर्सनैलिटी होता है तो अ मैनी साइडेड पर्सनैलिटी हम लिखेंगे ही हैड। अ गुड पर्सनैलिटी होता है, जैसे यहाँ पर मैनी साइडेड है, कई पहलू थे, तो ही हैड अ मैनी साइडेड, he had a many-sided personality, he had a many-sided, he had a many-sided personality। ठीक है जनाब, ये आपके जुमले ख़त्म हुए। द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ कायद आज़म was the creation of Pakistan and he had a many-sided personality। इसको रिमूव करते हैं बेटे और नेक्स्ट सेंटेंसेस जो हैं उनको देखते हैं। अब हमें आगे क्या लिखना है जी बेटा, इसी पैराग्राफ में नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है कि वो अनथक मेहनत को कामयाबी का जीना समझते थे। ठीक है बेटा, वो अनथक मेहनत को कामयाबी का जीना समझते थे। पास्ट इंडेफिनिट थे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कंसिडर्ड, तो कंसिडर्ड आ जाएगा, कंसिडर्ड, रिगार्डेड, थॉट, सब चीज़ें आप लिख सकते हैं इनमें से कुछ भी, रिगार्डेड, रिगार्डेड। ठीक है, अनथक मेहनत क्या होता है, टायरलेस एफर्ट, टायरलेस एफर्ट। और कामयाबी का जीना क्या होता है, अ की टू सक्सेस, अ की टू सक्सेस। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ही कंसिडर्ड द टायरलेस एफर्ट, द टायरलेस एफर्ट अ की टू सक्सेस, अ की टू सक्सेस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझते थे। जी बेटे, ये आपका सेंटेंस, ही कंसिडर्ड द टायरलेस एफर्ट अ की टू सक्सेस। नेक्स्ट आपके पास आता है, काम की ज़्यादती की वजह से वो बीमार पड़ गए। तो हम लिखते हैं काम की ज़्यादती क्या होता है, काम की ज़्यादती, ओवरवर्क, ओवरवर्क। काम की ज़्यादती की वजह से वो बीमार पड़ गए, बीमार पड़ गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फॉल होता है हो जाना, फॉल इल, बीमार हो जाना, तो हम यहाँ लिखेंगे फेल इल, सेकेंड फॉर्म ऑफ फॉल। ठीक है जी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही फेल इल बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, वजह क्या बनी, ओवरवर्क। तो हम क्या लिखेंगे कि ही सब्जेक्ट, ही, फिर वर्ब, ही फेल इल ड्यू टू ओवरवर्क, ही फेल इल ड्यू टू ओवरवर्क। नेक्स्ट देखते हैं बेटी, आपके पास नेक्स्ट सेंटेंस क्या आता है कि डॉक्टर ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया, डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने का मशवरा दिया। बेटी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या होगा, द डॉक्टर एडवाइस्ड, मशवरा दे रहे हैं मुखलसाना किसी को, सजेशन तो आप माने ना माने, एडवाइस जो है वो ज़्यादा आपका सिंसियर वो आपका एक मशवरा होता है। तो क्या हम लिखेंगे कि डॉक्टर्स advised, दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। द डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम, और क्या मशवरा दिया है, आराम करना, टू टेक, इन्फिनिटिव, टू टेक रेस्ट। द डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट, द डॉक्टर्स एडवाइज्ड हिम टू टेक रेस्ट। लेकिन उन्होंने उनके मशवरे पर अमल करने से इनकार कर दिया। बेटी ये आपने लिख लिया होगा, आगे देखते हैं ताकि हम अपने टाइम के अंदर इस पैराग्राफ को ख़त्म करें। लेकिन उन्होंने इस मशवरे को मानने से इनकार कर दिया। जी बेटे, लेकिन, जी बेटे ये जुमला आप लिख रहे हो, लेकिन उन्होंने उनके मशवरे पर
अमल करने से इनकार कर दिया। इनकार करना क्या होगा? रिफ्यूज़ करना, टू रिफ्यूज़। लेकिन यहाँ पर कर दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ रिफ्यूज्ड आ जाएगा। उन्होंने से मुराद कौन? कायद आज़म ही। उनका मशवरा क्या होगा? एडवाइस। एडवाइस मशवरा है, और मशवरा ये किस फॉर्म में लिख रहे हो आप? एडवाइस यहाँ पर सी यानी नाउन लिखेंगे, ठीक है। और अमल करना टू एक्ट अपॉन, टू एक्ट अपॉन अमल करना, तो हम क्या लिखेंगे? बट ही रिफ्यूज्ड टू एक्ट अपॉन, टू एक्ट अपॉन किस पे अमल करने से इनकार किया है? टू एक्ट अपॉन देयर एडवाइस। एडवाइस, और ये एडवाइस नाउन, वर्ब की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। आपका वर्ब क्या है? आपका वर्ब है रिफ्यूज्ड, बट ही रिफ्यूज टू एक्ट अपॉन देयर एडवाइस। जी बेटे, लास्ट लाइन की तरफ आते हैं। बिलाखिर काम की यही ज़्यादती उनकी मौत का सबब बनी। बिलाखिर काम की यही ज़्यादती उनकी मौत का सबब बनी। उनकी मौत का सबब बने। सबब बनना, यहाँ पर बनी यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और सबब बनना क्या होगा? टू बिकम द कॉज ऑफ, टू बिकम द कॉज ऑफ, वजह बन जाना, सबब बन जाना। बिलाखिर क्या होगा? एट लास्ट। और काम की ज़्यादती क्या होगा? एक्सेस ऑफ वर्क, ओवर वर्क, एक्सेस ऑफ वर्क या ओवर वर्क, ठीक है। और मौत क्या होगा? डेथ होगा, हिज डेथ, उनकी मौत, हिज डेथ। तो क्या होगा? एट लास्ट द एक्सेस ऑफ वर्क, एट लास्ट द एक्सेस ऑफ वर्क became the cause of, became क्यों लिखेंगे? बनी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, became the cause of his, became the cause of his death. At last the overwork या फिर the excess of work became the cause of his death, past indefinite tense। और ये पैराग्राफ नंबर 5 यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो बेटे आपके ट्रांसलेशन पैराग्राफ हो गए 5 तक। अब इसको आपने जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग ऑल दिस पैराग्राफ्स एट होम, ठीक है, टू हैव बेटर ग्रिप ओवर टेंसेज एंड वोकैबुलरी एट द सेम टाइम। तो बेटा इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एंड हियर इट इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, एंड बिफोर आई एंड देयर इज़ अ शॉर्ट मैसेज फॉर यू। बेटा share your skills with other people, because it will not only change your life but the life of the people who are connected with you, and education is the only tool through which you can conquer the world। ठीक है बेटा, take care and stay home, stay safe। Thank you very much। Allah Hafiz।